हेलो फ्रेंड्स, आज शुरू करने वाले प्रश्नमाला 17.1। ठीक है, इसके अंतर्गत अपन देखेंगे कि आपके जो प्रश्न हैं ये आपके औसत जो है उस पे निर्भर करते हैं। जो प्रश्न है औसत का जो सूत्र होता है कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न है। तो इसमें पहला प्रश्न है कि यदि एक कक्षा में गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक इस प्रकार से हो तो समांतर माध्य ज्ञात करो। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये 10 संख्याएं दे रखी है, तो इनका आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो अगर आपको औसत का फॉर्मूला पता हो तो उस तरीके से भी अपन पता कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अलग फॉर्मूला है। यहाँ पर समांतर माध्य पता कर रहे हैं तो एज उसी की तरह फॉर्मूला है ये भी। ठीक है, तो माध्य देखिए यहाँ पर x के ऊपर बार लिखा हुआ है तो ये बार है। ठीक है, इसके बाद में सिग्मा I1 लिखा हुआ है सिग्मा के नीचे, इसका मतलब है 1 से स्टार्ट हो रहा है, x I है ना, इसके आगे ये, और सिग्मा के ऊपर n है। ठीक है, बटा n। तो यहाँ पर जो n है इसका मतलब है कि यहाँ पर कितनी बार ये जो संख्या आ रही है आपकी वो है 10 बार आ रही है, तो 10 बार n की जगह अपन 10 रखेंगे। ठीक है, और जो ये है x I है इसका मतलब है कि कितनी संख्याएं हैं, ये x1 है, x2 है, x3 है, तो ऐसे मिलाकर x10 तक है, तो इनका योग करेंगे। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है समांतर माध्य ज्ञात करने का। ठीक है, तो इसका प्रयोग अपन प्रत्येक प्रश्न में करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप देखेंगे कि बिल्कुल औसत के फॉर्मूले की तरह ही है। ठीक है, तो यहाँ पर माध्य देखिए, माध्य भी कर सकते हैं, समांतर माध्य भी कर सकते हैं, या x बार इसके रूप में भी अपन इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो तीनों में से कोई सा प्रदर्शित कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिग्मा x आई था, इसका मतलब है इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ना है। ठीक है, इनका योग करना है आपस में, बटा n का मतलब कितनी संख्याएं ये 10 है तो 10, और आप अगर ज़्यादा होगी तो वहाँ पर ज़्यादा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 10 है तो n की जगह 10। ठीक है, अब इनका योग कर लेंगे। ठीक है, योग करेंगे तो 520 आ जाएगा बटा 10। ठीक है, और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 52। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न हल करना है। बहुत ही आसान है, बिल्कुल कुछ भी इसमें करना नहीं है आपको, और जो भी संख्या दी है उनको जोड़ के और कितनी संख्याएं दी है उनका भाग दे देना है आपको। तो बहुत आसान प्रश्नमाला है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा आप। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं अब इसी पर आधारित। दूसरा प्रश्न है, एक विद्यालय के सहायक कर्मचारियों का मासिक वेतन रुपयों में 1720, 1750, 1760 तथा 1710 है, तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका मासिक वेतन है, तो आपको समांतर माध्य पता करना है। ठीक है, तो बिल्कुल पहले प्रश्न की तरह ही आपको ये भी करना है, तो वो सूत्र याद कर लेना है आपको। ठीक है, समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा एक्स आई अपॉन n। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो सिग्मा के नीचे I1 लिखा हुआ है, I1 बराबर 1, तो ये 1 से शुरू होकर जितनी आपकी संख्या है वहाँ तक है। तो समांतर माध्य x बार बराबर ये आपकी संख्या है। ठीक है, इनका योग करेंगे आपस में, x I का मतलब होता है इनका योग करेंगे आपस में, और कुल कितनी संख्याएं हैं 4 है, तो 4 का भाग दे देंगे। ठीक है, n की जगह क्या रखेंगे 4 रखेंगे, तो इनका भाग दे देंगे। अब इनका योग कर लेंगे, योग करेंगे तो योग आ जाएगा आपका 6940, और इसमें 4 का भाग दे देंगे। ठीक है, 4 का भाग देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, 4 का भाग देने पर आंसर आ जाएगा आपका 1735। ठीक है, और ये रुपयों में बता रहा है तो 1735 रुपये। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका दूसरा प्रश्न का आंसर भी आ जाएगा। बहुत ही आसान है, इसी प्रकार से लगभग आपको हर एक प्रश्न करना है। ठीक है, तो बहुत आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न,
तीसरा प्रश्न है, यदि 3 4 8 5 x 3 2 1 अंकों का समांतर माध्य 4 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इस प्रश्न के अंतर्गत आपको समांतर माध्य पहले ही दे दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो संख्याएं हैं इनमें एक x का मान आपको पता करना है, ठीक है। तो अपन सीधा सा फॉर्मूला रख लेंगे आपका पहले, समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा xi अपॉन n, ठीक है। देखो सिग्मा का मतलब ही यह होता है कि आपकी संख्याओं को जोड़ना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर समांतर माध्य आपको दिया हुआ है प्रश्न के अंदर ही 4, ठीक है। तो इस प्रकार से पहले जिस प्रकार से जोड़ते आ रहे हैं उसी प्रकार से यहाँ पर संख्याएं जो दी हुई है उनको जोड़ लेंगे, बटा n का मतलब कुल कितनी संख्याएं हैं ये गिनेंगे तो 8 है, तो 8 का भाग दे देंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, 8 को वज्र गुणन करना है, 4 के साथ में गुणा करना है, ठीक है। तो गुणा करेंगे 4 के साथ में 8 को, तो 32 हो गया। और इधर संख्या को जोड़ेंगे तो ये जुड़ के 26 प्लस x हो गई। यहाँ पर x अलग रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर पक्षांतरण करेंगे, 32 की तरफ 26 को भेजेंगे तो 32 में से 26 गए तो 6 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सवाल आपको करना है, ठीक है। बस इसमें ध्यान रखना है कि आपको वज्र गुणन और पक्षांतर करते वक्त सही से करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न, क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 10 पारियों में क्रमशः 60 62 56 64 0 57 33 27 9 और 71 रन बनाए। उसके इन पारियों के रनों का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो प्रश्न में पहले ही बता दिया है कि 10 पारियां हैं उसकी, ठीक है, इस प्रकार से हैं। तो इन रनों का औसत देखिए, यहाँ पर प्रश्न में पूछ लिया है कि औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर औसत ज्ञात करने का मतलब यही है कि आप समांतर माध्य या औसत ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुछ ज़्यादा अंतर है नहीं, मेरे ख्याल से दोनों ही एक ही समान है, समांतर माध्य या औसत निकालना, ठीक है। तो यहाँ पर औसत रन पता करना आपको, ठीक है। तो औसत निकाल लेते हैं, तो इनको जोड़ लेते हैं, ठीक है। या इसकी जगह आप जो पिछले प्रश्नों में जो फॉर्मूला लगाते आ रहे थे वो भी लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी आप रन बनाए उसने 10 पारियों में उनको अंश में और बटा 10 पारियाँ तो 10 और इन पारियों को जोड़ेंगे, ठीक है। तो 439 बटा 10 और इसमें 10 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 43.9। तो इस प्रश्न में आप समांतर माध्य वाला फॉर्मूला भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका औसत आ जाएगा 43.9 रन, ठीक है। तो यहाँ पर आप दोनों तरीके से इसको हल करके देख सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अब 5वां प्रश्न, एक मासिक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त निम्न अंकों से समांतर माध्य की गणना कीजिए और अनुक्रमांक और प्राप्तांक इस प्रकार से हैं, ठीक है। तो अनुक्रमांक कितने हैं, 10 हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही समांतर माध्य का जो फॉर्मूला है x बार बराबर सिग्मा xi अपॉन n, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो x बार बराबर, अब प्राप्तांक कितने हैं उसके 10 बार आ रहे हैं प्राप्तांक, तो प्राप्तांकों का योग, ठीक है। प्राप्तांकों का योग करेंगे, प्राप्तांकों का योग कर लेंगे इस प्रकार से, इनको जोड़ लेंगे, ठीक है। बहुत आसान प्रश्नावली है, आप थोड़े से ध्यान से समझेंगे तो बहुत आसान लगेगी आपको, ठीक है। तो इनका योग कर लेंगे बटा 10, अनुक्रमांक के मतलब कुल कितने क्रमांक है 10 हैं, तो 10 n की जगह 10 आ गया। अब इनके प्राप्तांकों का योग कर लेंगे पूरों का, तो 220 योग आ गया इनका और 10 का भाग दे देंगे, ठीक है। तो 22 इसका समांतर माध्य आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका 5वां प्रश्न भी हो जाएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है। और एक ही एक फॉर्मूले का प्रयोग हो रहा है बार बार, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अब 6ठा प्रश्न, एक विद्यालय के पुस्तकालय से 10 दिन में छात्रों को दी गई पुस्तकों की संख्या निम्नलिखित है, 300 405 455 489 375 280 418 502 300 476। प्रतिदिन दी गई पुस्तकों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए।
अब यहाँ पर भी आपको औसत संख्याएं पता करनी है, तो औसत कर सकते हो सीधा, नहीं तो ये फॉर्मूला लगा कर भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ये समांतर माध्य वाला जो फॉर्मूला है ये लगा लेंगे, एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। ठीक है, एक्स आई का मतलब है कि यहाँ पर आपकी जितनी भी संख्याएं हैं इनका योग करेंगे। ठीक है, ऊपर, और जो सम्मिश्रण का सिग्मा का जो मतलब होता है वो योग ही होता है एक तरीके से। तो यहाँ पर जितनी भी संख्याएं दी है इनका योग कर लेंगे। ठीक है, एक्स बार बराबर ये जो आपकी संख्याएं दी हुई है प्रश्न के अंतर्गत इनका योग कर लेंगे। ठीक है, योग करने के बाद में बटा कुल कितनी संख्याएं ये 10 है तो 10। ठीक है, तो बटा 10 आ जाएगा इनके नीचे। ठीक है, अब इनका योग कर लेते हैं कि योग कितना है इनका। ठीक है, तो इनका योग हो जाएगा 4000 बटा 10। ठीक है, तो 10 का भाग देंगे या 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 400। ये आपका औसत आ जाएगा 400। ठीक है, तो बहुत ही आसान प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न लगभग समान तरीके से हल हो रहा है। तो आपको अगर एक प्रश्न अच्छे से ढंग से समझ में आ गया तो प्रत्येक प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए। अब अगला प्रश्न है कि एक कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार 51 किलोग्राम है, जबकि वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार 54 किलोग्राम है। इस कक्षा के कुल 60 छात्रों के औसत भार की गणना कीजिए। तो देखिए इसे किस प्रकार से हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार 51 किलोग्राम आपके प्रश्न के अंतर्गत दिया हुआ है। ठीक है, ए वर्ग के 25 छात्रों का औसत भार दिया हुआ है। औसत भार है ये, आपको ध्यान रखना है, 25 छात्रों का क्या है औसत भार है 51 किलोग्राम। ठीक है, तो वर्ग ए के 25 छात्रों का कुल भार कितना होगा, मतलब उनका कुल वजन कितना होगा। ठीक है, तो 51 को क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 25 छात्रों के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कुल 1275 किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार 54 किलोग्राम, जो कि आपके प्रश्न के अंतर्गत ही दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी बी का जो कुल भार है वो पता करेंगे। तो वर्ग बी के 35 छात्रों का कुल भार वही 54 के साथ में 35 को गुणा कर देंगे। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो एक ही तरह ही इनका कुल भार आ जाएगा 1890 किलोग्राम। ठीक है, इस प्रकार से ये दोनों का कुल भार आ गया है वर्ग ए और वर्ग बी का। ठीक है, अब यहाँ पर वर्ग ए व बी के 25 प्लस 35 मतलब 60 हो गए कुल छात्रों का कुल भार, मतलब दोनों को जोड़ लेंगे 1275 प्लस 1890 को, ये जो दोनों आए ना इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3165 किलोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न के अंतर्गत आपको क्या पूछा है, 60 छात्रों के औसत भार की गणना। तो कुल छात्रों की संख्या कितनी है, 60 हो गई ना, 25 प्लस 35 60 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर 60 छात्रों का औसत भार आपको पूछा है। ठीक है, तो 3165 में आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर पहले 60 छात्रों का कुल भार, तो यहाँ पर 60 छात्रों का कुल भार या ए व बी के छात्रों का कुल भार कितना आया था 3165, तो 60 छात्रों का कुल भार की जगह 3165 बटा 60, तो 3165 बटा 60 इसमें भाग देंगे तो इसमें आपका जो औसत है 60 छात्रों का वो आ जाएगा 52.75 किलोग्राम। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका 7वां प्रश्न होगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, ये भी थोड़ा समझने की ज़रूरत है इसमें। ठीक है, देखिए अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, 5 संख्याओं का औसत 18 है। यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत 16 हो जाता है, हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 5 संख्याओं का औसत 18 है और एक संख्या हटाने के बाद में कितना रह जाता है 16। ठीक है, तो देखिए इसको किस प्रकार से हल करेंगे। ठीक है, इसको हल करेंगे
5 संख्याओं का औसत देखिए पहले कितना दे रखा है प्रश्न के अंतर्गत 18, ठीक है। तो कुल योग कितना होगा इनका, ठीक है। 5 संख्याओं का कुल योग कितना होगा, 5 संख्याओं का कुल योग हो जाएगा 18 × 5, ठीक है। 5 के साथ में गुणा करेंगे क्योंकि ये तो आपको औसत दिया हुआ था, जो आपको 18 औसत दे रखा था 5 संख्याओं का, ये तो औसत दे रखा था। तो यहाँ पर कुल योग हो जाएगा 90। अब एक संख्या हटाने के बाद में कितनी संख्या रह गई, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, तो 4 का औसत कितना है 16, ठीक है। प्रश्न में कहा है तो कि एक संख्या हटा दी जाती है तो 16 औसत रह जाता है। तो 4 संख्याओं का कुल योग कितना हो गया, 16 को 4 से गुणा करेंगे, ठीक है। 16 को 4 से गुणा करेंगे तो 64 इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। और तो हटाई गई संख्या कौन सी होगी, सिंपल सा 90 में से 64 घटा देंगे तो आपकी हटाई गई संख्या ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगी आपके पास। तो हटाई गई संख्या 90 में से 64 को घटा देंगे तो हटाई गई संख्या आपकी 26 आसानी से आ जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको लिख के इस प्रकार से समझाया है, इसका मतलब कि आपको हर एक बात समझ में आए, ठीक है। क्योंकि आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि आप शॉर्ट में इसे हल कर दें, ठीक है। तो शॉर्ट में आपका अभ्यास होने के बाद में कर सकते हो, बाकी समझना पहले ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से 8वां प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न 9वां प्रश्न, 13 संख्याओं का माध्य 24 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिए जाए तो नए माध्य में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, 2018 में LDC के अंतर्गत ये पूछा गया था प्रश्न, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। बिल्कुल शॉर्ट में करें तो प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ रहे हैं तो 24 माध्य है तो 24 में 3 जोड़ दो, 27 आपका सीधा आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अपने को इसमें शॉर्ट में नहीं करना है, अपने को पूरा तरीके के साथ में करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अपन किस प्रकार से करेंगे तरीके के साथ में। 13 संख्याओं का माध्य कितना दे रखा है अपने को प्रश्न में, 24 दे रखा है, ठीक है। 24 माध्य दे रखा है 13 संख्याओं का, ठीक है। तो 13 संख्याओं का जो कुल माध्य होगा वो कितना होगा, या कुल योग होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो 24 को 13 के साथ गुणा करेंगे, गुणा करने पर ये आ गया 312, ठीक है। 312 आ गया। अब प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने पर योग में परिवर्तन क्या होगा, देखो प्रत्येक संख्या मतलब कुल कितनी संख्या है, 13 संख्याओं का, तो 13 संख्या है ना। तो यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ रहे हैं तो 13 को 3 से गुणा करेंगे यहाँ पर तो 39 आ जाएगा। कुल योग कितना हो जाएगा 312 + 39, क्योंकि इसमें जोड़ रहे हैं ये बात, ठीक है। 351। अब 351 में क्या करेंगे, योग आ गया है इनका 351, ठीक है। एक नया माध्य मिल गया है आपको ये, ठीक है। तो नया माध्य आपको इसमें पता करना है, तो कुल योग बटा कुल संख्या, तो कुल योग कितना हो गया 351 और कुल संख्या कितनी है 13, तो 351 में भाग देंगे 13 का, ठीक है। तो यहाँ पर भाग देने के बाद में आपका आंसर आ जाएगा 27, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करना है, ठीक है। तो 13 संख्याओं का कुल योग तो 312 और 3 जोड़ने पर 13 संख्याओं में जोड़ेंगे तो 39 और ये जोड़ते 351 और 351 में 13 का भाग देंगे तो 27 आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए अब, एक विद्यालय के 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 3000 रुपये हैं। एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर शेष कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 3200 हो जाता है। सेवानिवृत्त कर्मचारी का सेवानिवृत्ति के समय कितना वेतन था, ठीक है। तो इसमें सेवानिवृत्त कर्मचारी का जो सेवानिवृत्त या रिटायरमेंट के समय कितना वेतन था वो आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न में दे दिया आपको 5 कर्मचारियों को औसत मासिक वेतन कितना है 3000, ठीक है। तो 5 कर्मचारियों का औसत वेतन 3000 रुपये और ठीक है। अब इसका कुल वेतन पता कर लेंगे, 5 कर्मचारियों का कुल वेतन
3000 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 कर्मचारियों को 3000 के हिसाब से कुल कितना वेतन मिल रहा था? 15,000 रुपये। ठीक है, एक कर्मचारी की रिटायरमेंट होने के बाद में शेष कितने बचे? 4 बच गए ना। 4 कर्मचारियों को औसत वेतन कितना हुआ? 3200। ठीक है, अब 3200 को 4 से गुणा करेंगे। 3200 को 4 से गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 12,800। ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा ये। तो अब आपको क्या पता करना है? सेवानिवृत्त कर्मचारी का वेतन पता करना है। तो सिंपल सा इसमें 15,000 में से 12,800 घटा देंगे। ठीक है, वही आपके सेवानिवृत्त कर्मचारी का सेवानिवृत्ति के समय वेतन होगा। ठीक है, तो 2200 रुपये इसका सेवानिवृत्ति के समय वेतन था। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।